हेलो एवरीबॉडी। शुरुआत करने से पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आप सबको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हो? यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम पता नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कभी हमने इतना घमंड नहीं किया। सीधी सादी बात है कि हम तभी इंटेलिजेंट खुद को भी मानते हैं और दूसरे को भी इंटेलिजेंट कहते हैं जब वो पर्सन पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है। जब हमेशा से उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम कहते हैं भाई ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है। पर आपको पता है, जो पर्सन अच्छा गाना गाता है वो भी इंटेलिजेंट है, जो पर्सन कराटे करता है वो भी इंटेलिजेंट है। एंड यू वोंट बिलीव, जो पर्सन क्लास में सबका सबसे अच्छा दोस्त होता है वो भी इंटेलिजेंट है। Hello everybody, I am your educator C. Aishwarya Khandelwal Kapoor, and today we are going to discuss about a very innovative yet very compulsory topic, important topic and necessary topic for today's era, and that is emotional intelligence. Before we actually begin with our discussion on emotional intelligence, let me show to you here that how many types of intelligence exist. So कभी भी अगर कोई ये बोले कि भाई सिर्फ एक तरीके की इंटेलिजेंट होती है पढ़ने वाली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो कितने तरीके की इंटेलिजेंस होती है। लेट अस सी हियर, नेचुरलिस्ट, म्यूजिकल, बॉडीली यानी कि काइनेस्थेटिक, लॉजिकल या मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, स्पेशियल। ये सारी क्या है? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। एक एक करके डिस्कस करते हैं। म्यूजिकल, कुछ लोग होते हैं जिन्हें म्यूजिक बहुत अच्छे से समझ में आता है, जैसे कि डीजे, कंपोजर, राइट, द वोकलिस्ट जो लोग गाना गाते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो लोग कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इन लोगों को म्यूजिक बहुत अच्छे से समझ में आता है, राइट। तो ये लोग कौन है? क्या ये लोग इंटेलिजेंट है? यस, दे आर इंटेलिजेंट म्यूजिकली। नेक्स्ट, बॉडीली, काइनेस्थेटिक। कौन से लोग होते हैं मैम ये वाले? जो मोस्टली वेट लिफ्टिंग होती है, कराटे है, ठीक है, जो अपनी माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो योगा एक्सपर्ट्स, जो लोग मार्शल आर्ट्स करते थे वो क्या करते थे? अपनी माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेट करते थे। क्या उनके पास कोई भी मार्शल आर्ट्स में आप कहो कि जैसे टाइकोंडो है, कराटे है, उसमें कोई भी वेपन नहीं यूज होता है, नथिंग, एक डंडा भी यूज नहीं होता है ना, एक स्टिक भी यूज नहीं होती, बट ये सारा कुछ माइंड और बॉडी का खेल है, जिससे वो लोग क्या करते हैं? बड़े से बड़े दुश्मन के साथ भी लड़ जाते हैं। Why? Because they can understand their body, so they are intelligent bodily. Next, logical या mathematical, सबसे कॉमन टाइप की इंटेलिजेंस जिससे हम लोग क्लास में देखते हैं। किसी बच्चे को मैथ समझ में आती है, उसके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, रीजनिंग में अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, तो वो पर्सन हमारे लिए क्या हो जाता है? इंटेलिजेंट हो जाता है। हमें लगता है कि यार जिसको अकाउंट समझ में आ रही है वही पर्सन इंटेलिजेंट है। हम अपने उस दोस्त से भी कहते हैं कि भाई देख, तू इंटेलिजेंट है, तू ना ज्ञान दे हमें, हमारे दुख दर्द तू नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि भाई वो लॉजिकली मैथमेटिकली इंटेलिजेंट है। But it doesn't make you any less intelligent because we have other kinds of intelligence and you can be one of these. इन दोनों पर आने से पहले मैं पहले इन पे जाऊंगी। Naturalist, those who can understand nature, so the environmentalist, ठीक है, जो लोग बॉटनी पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं ये तो मैं नहीं जानती, द बॉटनिस्ट यू कैन से, ठीक है, जो लोग पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, पेड़ पौधों को समझते हैं, दे ऑल आर नेचुरलिस्ट, अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर. So you must have seen in some movies that they capture sounds from the nature and they understand the nature. Those people are intelligent naturally. That means in the natural science. Next is spatial. That means visualizing the world in 3D. There are people who can understand the time, the distance, the space, like the archer, the shooter. ठीक है, जो शूटर होते हैं, जो आर्चर होते हैं, जैसे वी हैव अभिनव बिंद्रा. इज ही इंटेलिजेंट? डेफिनेटली. मैथ्स में कितने इंटेलिजेंट है ये तो हम लोग नहीं जानते, बट वो स्पेशियल इंटेलिजेंस है उनके अंदर. क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस को समझ सकते हैं. जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं वो क्या समझते हैं? वो इस हाइट को, इस डिस्टेंस को, वो वर्ल्ड को 3D में इमेजिन करते हैं. और जो लोग प्रोजेक्ट मॉडल्स बनाते हैं,
अबाउट डिफरेंट थिंग्स। वो क्या करते हैं, एक 3D इमेज पूरी की पूरी विजुअलाइज कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उस वक्त वो मैथमेटिकल क्वेरी सॉल्व कर पाए, लेकिन दे कैन इमेजिन, देयर इमेजिनेशन इज सो स्ट्रॉन्ग। सो इस तरीके के भी लोग होते हैं, इस तरीके की भी इंटेलिजेंस होती है। Another we have linguistic intelligence. I believe that this is one of the I can say that ये ऐसी इंटेलिजेंस है जो अगर किसी के पास है तो उसके रिलेशंस काफी अच्छे होते होंगे, और अदरवाइज उससे काफी लोग बहुत इंप्रेस रहते होंगे, जैसे कि गर्ल्स स्पेशली बहुत अच्छी अच्छी बातों से बहुत जल्दी जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं। तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट बनना आपके एक हित में है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये तीन मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। भले ही हम मैथ्स के 2 क्वेश्चन कम लगा पाए, भले ही हमें अकाउंटेंसी थोड़ी कम समझ में आए, भले ही हमें कॉस्टिंग और टैक्सेशन हवा में उड़ जाए, बट लाइफ में कुछ भी करने के लिए वी शुड बी intrapersonal intelligence, interpersonal intelligent and linguistic intelligent. So linguistic intelligent are the people who use their words very wisely, like we have lyricist, गाने लिखने वाले। और ये सब आलतू फालतू गाने जो आजकल आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि कुछ भी अंडकवर्ड लिरिक्स है और बस वो लिरिसिस्ट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे हमारे पहले के गाने होते थे, ठीक है, तो उनमें क्या होता था, यू कैन सी कि उन गानों में या उन शायरियों में, उन कविताओं में इतना ज्यादा इमोशन होता था, और हर चीज के लिए हमारे पास गाना है। इंडिया में तो हर चीज के लिए गाना है कि नहीं? सो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट कौन है? हु फाइंड्स द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट दे मीन। देन वी हैव इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट। वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज डेट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को समझिए। वी आर सो बिजी स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया दैट ऑल द टाइम वी थिंक दैट हाउ इज दिस पर्सन ग्रोइंग, हाउ इज दिस पर्सन डूइंग, ये कैसे, इसकी क्या आदतें हैं, इसकी क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। हम हमेशा दूसरों में इन्वॉल्व रहते हैं, ये पर्सन कहाँ घूमने गया, इसका क्या रिलेशनशिप स्टेटस है, ये वो, हम सब उन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बट वी शुड फोकस ऑन आवरसेल्व्स। हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या चाहते हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे डील करते हैं, जैसे गुस्सा, जैसे कि सॉरो, जैसे कि हैप्पीनेस, हम उसको कैसे डील करते हैं। दिस इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंट्रापर्सनल, खुद को समझना, मैथ्स को समझना, नेचर को समझना, डिस्टेंस को समझना, म्यूजिक को समझना, खुद को समझना। एंड अब इस टॉपिक में ये जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसमें हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं, वो है आपके ये दोनों टॉपिक्स, द इंटरपर्सनल एंड द इंट्रापर्सनल। सेंसिंग पीपल्स फीलिंग्स एंड मोटिव्स, दूसरों को समझना, ये चीजें दुनिया में बहुत जरूरी हैं। आज से ही नहीं, हमेशा से, सदियों से, कहते हैं ना कि कालों से, लाइक देयर वाज जो ये अभी युगों से, ठीक है, युगों से यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद को समझो और दूसरों को समझो। क्योंकि आप कुछ भी करो, whatever you are, wherever you are in life, but if you deal well with yourself and with the people around you, you will definitely be remembered in everybody's memory. हमेशा हर कोई आपको काम के लिए याद करेगा, अपने लिए याद करेगा, हर बार आप याद आओगे लोगों को। तो ये 2 तरीके की इंटेलिजेंस है जो मुझे लगता है। बाकी सारी चीजों को तो आप टैलेंट का भी नाम दे सकते हो कि भाई म्यूजिक तो हमारी समझ में नहीं आती, हम तो गाना नहीं गा सकते, हम तो कराटे नहीं कर सकते, हमें तो डांस नहीं समझ में आता, हम तो नहीं कर सकते माउंटेनियरिंग, हम तो नहीं कर सकते आर्चरी। लेकिन खुद को समझना और दूसरों को समझना ये हर कोई कर सकता है। और आपके इंस्टीट्यूट ने ये नया टॉपिक इस बार ऐड किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि सिर्फ बाहर जाकर काम करना या फिर अपने हार्ड स्किल्स के बेसिस पर कि हमें टैक्सेशन आता है, हमें कॉस्ट आता है, हमें लॉ आता है, इसके बेसिस पर आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ आप एक पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर आपको एक पोजीशन होल्ड करनी है और उस पर टिके रहना है, यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट।
तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी इंस्टीट्यूट जो लिखती है, पहले उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की और भी इंपॉर्टेंस बताऊंगी. लेट्स स्टार्ट. इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो नोन एज इमोशनल कोशेंट और EQ. आज की डेट में आपको मैं ये बात बता दूं, सिर्फ IQ होना, दैट इज इंटेलिजेंस कोशेंट, इज नॉट इनफ. EQ होना यानी कि इमोशनल कोशेंट होना इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यस, सो इमोशनल कोशेंट आज की डेट में जॉब्स के लिए भी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप कुछ रैंडम जॉब प्रोफाइल पढ़ेंगे, आप जॉब साइट्स पे जाइए, ठीक है, आप रैंडम जॉब प्रोफाइल पढ़िए, वहां पर आप देखेंगे ये वर्ड दैट द पर्सन शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट और शुड पजेस इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, या फिर मेंटेनिंग इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी. दैट मीन्स द current days business world and the current days employment world doesn't only run on what you know here, it also run on how you are from here. ठीक है, आप दिल से कैसे हो, नेचर से कैसे हो, कितना दूसरों को समझते हो, कैसे दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बना के चलते हो, ये आज की डेट में आपके इससे ज्यादा मैटर करने लग गया. आपको पता है? यस, सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी थी जिसमें यह पाया गया था कि 85%, जैसे जॉब मिलने के अगर 100% चांसेस हैं, तो उसमें 85% आपके सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा है. कैसे बात करते हो, कैसे दूसरों के साथ डील करते हो, रिलेशनशिप कैसे बनाते हो, कैसे दिखते हो, कैसे निगोशिएट करते हो, गुस्से को कैसे संभालते हो, फेलियर से कैसे डील करते हो, टाइम को कैसे मैनेज करते हो, ये सारी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये आपके जॉब मिलने के और जॉब पे बने रहने का 85% क्रेडिट इन चीजों को जाता है और सिर्फ 15% क्रेडिट जाता है हार्ड स्किल्स को. कि मतलब आपको कितना आता है, क्या आता है. डेफिनेट सी बात है कि जब भी आपको किसी जॉब पोजीशन के लिए इंटरव्यू में जाना होता है, तो आप जाते तो उसी बेसिस पर हो कि भाई हमें क्या आता है, लेकिन जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उस इंटरव्यू में अपनी सॉफ्ट स्किल्स कैसे पोर्ट्रे करते हैं. ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, बातों को समझते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि इमोशनल कोशेंट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others. Empathize, आज की डेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम. To have empathy with others and overcome challenges and diffuse conflict. 5 पॉइंट तो आपको सामने लिख दिया है कि नहीं, कि आप कैसे अपने इमोशंस को डील करते हो, कैसे रिलीव स्ट्रेस, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, empathize with others, overcome challenges and fifth, diffuse conflict. एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है जिसके 4-5 डिपार्टमेंट है, ठीक है, यू आर वर्किंग इन द परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, यू आर नॉट द परचेज मैनेजर, यू आर परचेज असिस्टेंट मैनेजर, यू आर असिस्टेंट मैनेजर जस्ट राइट बिलो द परचेज मैनेजर, द परचेज हेड. एंड व्हाट हैपेंड दैट आपके यहां कुछ कंफ्यूजन हो गई, आपके यहां कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई विद द मार्केटिंग मैनेजर. ठीक है, उन्होंने जो टारगेट्स आपको दिए उसके हिसाब से आपके साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई और आप बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करके बैठ गए that we are going to sell this much, and now you are putting pressure on marketing manager that because you are putting pressure on all the managers, the production manager, the marketing manager, the sales manager, everybody, कि because we have purchased this much of raw material, you are going to produce and you are going to sell that much, भले ही मार्केट में पोटेंशियल हो चाहे ना हो. अब यहां पर देखिए, एक तो सब क्वेश्चन करेंगे कि अरे भाई क्या है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी. यहां पर आपका इमोशनल क्वेश्चन बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस सिचुएशन. एज एन असिस्टेंट मैनेजर आप क्या करोगे, या तो आप सब कुछ अपने मैनेजर पे डाल दो कि भले ही मैंने गलत समझा पर देखना तो उनको चाहिए था, ठीक है, या तो आप बाकी बातें दूसरे मैनेजर्स पे डाल दो कि मैनेजर किस काम के लिए बने हैं, गड़बड़ हो गई तो मैनेज करें. अक्सर लोग कहते हैं मैनेजर किस काम के लिए है, गड़बड़ हो गई तो मैनेज करें. एक तो ये एटीट्यूड है. दूसरा एटीट्यूड है दैट आप अपने पॉजिटिव वे से, दैट भले ही हमने मिसअंडरस्टैंड किया बट वी कैन पुट एफर्ट इन क्रिएटिंग द मार्केट, वी कैन सी हाउ अदरवाइज वी कैन यूज दिस रॉ मटेरियल.
ठीक है, हमें देखना है कि हम अपनी कैरिंग कॉस्ट को भी बचाएं और कैसे हम ऑल्टरनेट तरीके से इसका यूज करें जिससे कि कंपनी को फायदा भी हो। तो यहां पर आपके उस पॉजिटिव अप्रोच का बहुत काम आएगा। गड़बड़ होने पर पॉजिटिव अप्रोच बहुत काम आती है, ताकि आप ना तो स्ट्रेस लें ना तो स्ट्रेस दें। ऐसे गड़बड़ सिचुएशन में भी फोन ऑफ करके मुंह दबा के बैठे ना, कम्युनिकेट करें इफेक्टिवली कि हाँ भाई गड़बड़ हुई है, लेट्स फाइंड आउट सम सोल्यूशन टू इट एंड स्टिल एम्पथाइज, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वजह से जो गड़बड़ हुई है वो दूसरों पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो यू कैन नॉट जस्ट क्लोज योर आईज टू अदर्स प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट, ओवरकम चैलेंज एंड डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो पांचों डिपार्टमेंट के बीच में हल्ला मचेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन भी कैसे होगा? आपके पॉजिटिव बिहेवियर से। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स यू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। कैसे बनेंगे स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप? इमोशनल इंटेलिजेंस से मैम स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप कैसे बन जाएंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस में अभी आपने जो 5 पॉइंट्स पढ़े, क्या पॉजिटिव तरीके से सोचो ताकि स्ट्रेस रिलीफ रहे। नेक्स्ट, कम्युनिकेट करो इफेक्टिवली। नेक्स्ट, एम्पथाइज। नेक्स्ट, diffuse conflict, and last, overcome challenges। अब आप ये 5 ही पॉइंट्स पे अगर डिस्कशन कर लीजिए, सिर्फ इन 5 पॉइंट्स पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशनशिप तो किसी की स्ट्रांग होगी अगर आप किसी के साथ हैं जो अपना स्ट्रेस भी हैंडल कर लेता है, साथ में दूसरों का भी स्ट्रेस रिलीव कर लेता है, हमेशा कम्युनिकेशन प्रॉपर बना के रखता है, दूसरों की फीलिंग्स को समझता है। ठीक है, एक होता है सिंपैथी, मतलब जिसमें हम सिर्फ सांत्वना देते हैं कि ओहो आई एम सॉरी तुम्हारे साथ बुरा हुआ। एक होता है एम्पैथी, जिसमें हम एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। तो सिंपैथी इज कि आप किसी को कुछ कड़वा बोल दो और उसके बाद बोलो कि यार आई एम सॉरी, इफ इट हर्ट यू आई एम सॉरी। दिस इज ठीक है कि आप सिंपैथाइज कर रहे हैं। एम्पैथी इज नॉट इवन सेइंग अ बैड वर्ड टू अदर पर्सन, क्योंकि अगर वही खराब बात कोई आपको बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा, दैट इज एम्पैथी। तो today's world does not work on sympathy. Nobody wants to be sympathized, but empathy is the core value. Everyone must put themselves in others' shoes to understand how the other person is feeling. डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट, कोई पर्सन झगड़ा सॉल्व कर लेता है, ना तो झगड़ा करता है, झगड़ा सॉल्व कर देता है और चैलेंजेस भी ओवरकम कर देता है। अब एक बात बताओ, ऐसे पर्सन के जो आसपास रिलेशनशिप्स होंगे वो कितने अच्छे होंगे, क्योंकि कोई उस पर्सन को लेट गो ही नहीं करना चाहेगा, कोई उस पर्सन को जाने नहीं देना चाहता। हर कोई चाहता है कि भाई ऐसे पर्सन के साथ मेरा रिश्ता, मेरा कॉन्टैक्ट बना रहे। वो पर्सन इतना बढ़िया नेचर का है कि कोई प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन दे देता है, कहीं कोई बात फंस जाए उसका सोल्यूशन दे देता है, हमेशा हमारी बातों को समझता है, हमेशा कम्युनिकेशन प्रॉपर बना के रखता है या रखती है। तो बताइए ऐसे पर्सन के रिलेशनशिप्स अपने आप अच्छे होंगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स यू टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, सक्सीड एट स्कूल एंड वर्क एंड अचीव योर करियर एंड पर्सनल गोल्स, बिकॉज व्हेन यू आर क्वाइट वेल, आई विल जस्ट से कि जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रखते हो, तब अपने आप सारी चीजें आपको लगता है कि जैसे स्मूथ है। अब आप हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज देयर इज अ एम्प्लॉय मिस्टर ए एंड देयर इज अनदर एम्प्लॉय मिस्टर बी। मिस्टर ए के अपने सीनियर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। मिस्टर ए हमेशा जो भी अगर कुछ गलती भी करते हैं तो भी अपने मैनेजर को जाके बहुत क्लियरली कह देते हैं कि सर देखिए मुझसे गलती हो गई। साथ ही वो ये समझते हैं कि उनकी गलती का कीमत उनके मैनेजर को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजर को हो सकता है एमडी से डांट भी पड़ जाए, हो सकता है कि मैनेजर को इस पूरी सिचुएशन को संभालना पड़ जाए, तो भी हम जाके मिस्टर ए मैनेजर से बहुत क्लियरली कहते हैं कि सर देखिए गलती हुई है,
ठीक है। और मैनेजर जो मिस्टर ए है वो अपने कुछ आइडियाज भी शेयर करते हैं कि हाउ दे कैन मेक द सिचुएशन ऑल राइट। कुछ भी होता है वो सब कुछ जाके बहुत अच्छे से वहां बताते हैं और अच्छे से बात करते हैं। वही मिस्टर बी है, गलती होते ही फोन बंद, कमरा बंद, बात खत्म। मिस्टर बी मैनेजर के साथ ज्यादा बातचीत कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, उल्टा कोशिश करते हैं कि कैसे अपने मैनेजर की नजर से बच के भाग सके। अब ऐसे में एक बात बताइए, कल को अगर दोनों मैनेजर्स को ये सोचना हो कि प्रमोशन किसका कराएं, तो वो किसका सोचेंगे? ऑफ कोर्स मिस्टर ए का। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं, मतलब सारे पॉजिटिव ट्रेट्स डिस्प्ले करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये हेल्प करता है टू सक्सीड एट वर्क। It can also help you connect with your feeling, turn intention into action and make informed decision about what matters to you, what matters most to you. So it helps in making informed decision because once positive mind का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि हम सब कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। पॉजिटिव माइंड का मतलब ये होता है कि हम सब कुछ क्लियरली सोचेंगे और घबराएंगे नहीं। समझ रहे हो? एग्जाम आ रहा है, पढ़ लिख नहीं रहे, बस ये सोच रहे अच्छा सोचो एग्जाम बढ़िया बीतेगा, अच्छा सोचो एग्जाम बढ़िया बीतेगा। ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है कि हम एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें सोच रहे हैं, इतना समय बचा है, इतने सब्जेक्ट्स बचे हैं, इतनी क्लासेस करनी बची हैं, नोट्स इस हद तक कंप्लीट है, क्वेरीज इतनी अक्यूमुलेटेड है, अब मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे जिनसे मदद लेनी है वो लोग कौन है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग कि हम हर चीज के बारे में सोच पा रहे हैं और हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन पे, एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। और उसके कोर में, इस पूरी चीज के कोर में है कि अच्छा सोचो एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज कॉमनली डिफाइंड बाय 4 एट्रीब्यूट्स: सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, 4 एट्रीब्यूट्स इसमें मेन माने गए हैं। फर्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम दूसरों को समझे, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम अपने भी इमोशंस को समझे। सो इट इज सेल्फ मैनेजमेंट। यू आर एबल टू कंट्रोल इंपल्सिव फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, मैनेज योर इमोशंस इन हेल्दी वेज, take initiative, follow through on commitments and adapt to changing circumstances. इसमें से आपको आई होप सारी बातें समझ में आ रही हैं कि आप अपनी impulsive feelings and behavior को संभाल पाए। क्या मतलब होता है impulsive feelings का? Impulsive, mostly anger is the most impulsive feeling. मैंने किसी के मुंह से सुन लिया कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ मेरी कुछ गड़बड़ बात की है, ठीक है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ अच्छे से रहता है और जाके दूसरों के साथ मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा बोल रहा है। एकदम से इंपल्स, फोन उठाया, फोन किया, अबे यार तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ तो ऐसे बनते हो, दूसरों के साथ वैसे, मेरे बारे में तुमने ये कह दिया, ये वो ये क्या, ये इंपल्सिव बिहेवियर है। इसे हम कहते हैं रिएक्टिंग। जबकि अ पर्सन शुड नेवर रिएक्ट, द पर्सन शुड रिस्पॉन्ड। The person should respond. What is the response here? ये तो एक रिएक्शन था, मुझे किसी थर्ड पर्सन से पता चला मेरा बेस्ट फ्रेंड कुछ बोला है, हम रिएक्शन देना चालू कर दिए। रिस्पॉन्स है कि हम उस समय उस अपनी इम्पल्सिव इमोशन को संभालें और हम बेस्ट फ्रेंड को फोन करके बोले, पहली बात तो कि क्या हम लोग थोड़ी देर बात कर सकते हैं, इट इज अबाउट समथिंग दैट आई केयर, ओके। नेक्स्ट, अगर आप आसपास रहते हो तो क्या हम मिल के बात करें ताकि आप सामने वाले का एक्सप्रेशन वगैरह भी देख पाओ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिकेशन। अगर नहीं मिल सकते, चलो जो भी फोन पे हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग, आई वुड लाइक टू आस्क यू, इज इट ट्रू? अब आप उससे पूछ रहे हो, इज इट ट्रू? मैम वो तो झूठ ही बोलेगा ना। भाई तो आपको अपना बिहेवियर संभालना है, दैट इज द थिंग। सेल्फ मैनेजमेंट। रिएक्शन करने पे क्या होगा कि अगर सच में ये बात झूठ हुई तो आपके रिलेशंस बेस्ट फ्रेंड के साथ खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स देते हो तो कम से कम
आपका बेस्ट फ्रेंड इस बात पे तो नहीं गुस्सा करेगा ना कि तुम एकदम से मुझे कैसे बोल रहे हो, क्योंकि आप बहुत आराम से उससे पूछ रहे हो कि इज इट ट्रू, क्या सच में ऐसा है। अब अगर वो कहता है हाँ, तब आप आगे की बात कीजिए, अगर वो कहता है ना तो बात खत्म। कहने का मतलब है कंट्रोलिंग योर इंपल्सिव बिहेवियर, मैनेज योर इमोशंस इन हेल्दी वेज। कोई प्रॉब्लम आया, कोई चैलेंज आया, एग्जाम में 1 महीने में स्ट्रेस 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 लेने से क्या हो जाएगा, चॉक आउट अ प्लान, ठीक है, हेल्दी तरीके से उसको डिवर्ट करो। ये जो इतना एनर्जी घूम रहा है बॉडी में स्ट्रेस के फॉर्म में, उसको डिवर्ट करो, उसको उससे एक प्लान बनाओ, चॉक आउट करो कि कैसे क्या चीजें मुझे समराइज तरीके से फटाफट फटाफट पढ़नी है, ठीक है, और पहुंचो कि अपने कहते हैं ना माइंड में उस हद तक पहुंचो कि कैसे हम एक प्लान बना के मैक्सिमम नंबर सिक्योर कर सकते हैं। टेक इनिशिएटिव, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हु टेक्स इनिशिएटिव इज अप्रिशिएटेड। ऑफिस में किसी जॉब के ऊपर बात हो रही है, पूछा जा रहा है कि भाई हु कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अंदर से देखो, डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीते। हाथ उठा के कुछ लोग कहते हैं नहीं आई विल। ऐसे में अगर आप नहीं भी कर पाए तो कल को आप अपने मैनेजर से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि सर I really believe that I will be able to do this task very effectively, but at this point I need your help. So there are certain ways how you can deal with your feelings and your relationships. Follow through on commitments and adapt to changing circumstances. That is self-management. Next attribute is self-awareness. You recognize your own emotions and how they affect your thoughts and behavior. You know your strengths and weakness and have self-confidence. कायदे से ये पॉइंट पहले होना चाहिए, पहले खुद को समझो फिर खुद को मैनेज करो। सो अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करो। हर चीज सिर्फ गुस्सा या इरिटेशन नहीं होती, हो सकता है कई बार आप सिर्फ सैड है, हो सकता है कई बार आप सिर्फ लोनली फील कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड है, हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा एंशियस है। सो आपको अपने उन फीलिंग्स को समझना पड़ेगा एंड हाउ दे अफेक्ट योर थॉट्स एंड बिहेवियर। वो चीजें आपके थॉट्स एंड बिहेवियर को कैसे इंपैक्ट करती हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक इंपल्सिव बिहेवियर का एग्जांपल लिया। यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानो, क्योंकि अगर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानोगे तो कोई भी आपको मिसयूज नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी आप मिसयूज होंगे भी नहीं। कहने का मतलब है अगर मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ है दैट आई कैन हैंडल माई चैलेंजेस, तो कल को कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी वीकनेस है कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो आप फिर इस वीकनेस पे क्या करोगे, यू विल स्टार्ट वर्किंग एंड यू विल मेक एवरी सिंगल डे कि नहीं आज मुझे दूसरों की बातों से बहुत इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। सो दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। अनदर थिंग इज सोशल अवेयरनेस। यू हैव एम्पैथी। एम्पैथी इज व्हाट, यहां पे लिखेंगे पुटिंग yourself in others shoes। दूसरों के नजर से सोच के देखेंगे कि हम अगर ऐसा कर, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे कैसा लगता, मुझे अगर ये बातें बोली जाती तो मुझे कैसा लगता, मेरे साथ ऐसा डील किया जाता तो मुझे कैसा लगता। You can understand the emotion, needs and concerns of other people. Pick on emotional cues. अगर मान लीजिए आप ऑफिस गए, आप देख रहे हैं कि आपका एक कॉलीग है जो आज सुबह से ही काफी अलग अलग सा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, तो आप क्या करते हो, आप उसे कनेक्ट करना चाहते हो कि यार देखो मैं भी जब इस तरीके का बिहेव करता हूं ना, इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी आज सुबह से ऐसे बिहेव कर रहे हो, मतलब तुम्हारे साथ भी कुछ गड़बड़ चल रही है। कहने का मतलब है कि हम दूसरों को समझने का एक अटेम्प्ट करें और उनके इमोशनल क्यूज को समझे, उनकी पोजीशन को समझे, ठीक है, उनके साथ क्या चल रहा है ये समझे। फील कंफर्टेबल सोशली एंड रिकॉग्नाइज द पावर डायनामिक्स इन ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन। ऑलवेज रिकॉग्नाइज द पावर डायनामिक्स, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी फ्लो हो रही है, ये सारी चीजें आपकी सोशल अवेयरनेस का पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग पीपल अराउंड यू। एंड लास्ट थिंग इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। You know how to develop and maintain good relationship, communicate clearly, inspire and influence others.
वर्क वेल इन अ टीम एंड मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। जब सब कुछ आप कर लोगे तो आपके रिलेशनशिप अपने आप मैनेजेबल होंगे और मैनेज हो जाएंगे। तो क्या 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़े? द फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझो। नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट, अपने उन इमोशंस को मैनेज करो। थर्ड इज सोशल अवेयरनेस, अपने आसपास की चीजों को समझो। एंड फोर्थ इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हम खुद को समझ रहे हैं, हम दूसरों को समझ रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप तो हैंडल हो ही जाएगा। Why is emotional intelligence so important? As we know, it is not the smartest people who are the most successful or the most fulfilled in life. You probably know people who are academically brilliant, ध्यान से देखना इस लाइन को, and yet socially inept and unsuccessful at work or in their personal relationships. कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जो लोग बहुत कहते हैं ना कि मार्क्स जिनके बहुत अच्छे आते हैं उनका तो सब कुछ ही बहुत अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ऑफिस में कोई ऐसा मैनेजर हो जिसके मार्क्स, जिसकी एकेडमिक्स हमेशा से बहुत अच्छी रही हो, पर उसका नेचर बहुत खराब है। तो जिस चीज को हम बचपन से कहते आए हैं ना कि नेचर बड़ा खराब है, इसका मतलब है कि वो पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक पर्सन जिसने हमेशा एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया है वो एक्चुअल में लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये कहीं से भी जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक पर्सन जिसने मार्क्स अच्छे नहीं लाए उसका एक्चुअल में कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ना अच्छे दोस्त हैं, ना अच्छा काम है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और इंटेलिजेंस कोशेंट इजंट इनफ ऑन इट्स ओन टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, जिसकी डिस्कशन मैंने आपसे किया 85% एंड 15%, 85:15 वाला जो रेशियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। किसी भी जॉब में या कहीं पे भी सक्सेसफुल होने के लिए इट मैटर्स द मोस्ट कि 85% आप कैसे इंसान हो, आपका नेचर कैसा है, दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, और 15% ये मैटर करता है कि आप पढ़ाई में कितने तेज हैं, या आपके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं, या आप अपने काम में एक्चुअली कितने अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ फ्यू एक्टर्स, आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज दैट माइट पर्सनली ऑफेंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। लेकिन आप देखिए कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। मैम आपको कैसे पता कि कोई एक्टर बड़ा अच्छा इंसान है? जैसे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस बहुत अच्छा इंसान नहीं है। बात समझ में आ रही है? और इसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दूं, अक्सर आप डॉक्टर के पास दिखाने जाइए, सारे डॉक्टर्स एमबीबीएस होते हैं, ठीक है। एमबीबीएस के ऊपर कुछ स्पेशलाइजेशन होती है। मान लो हम लोग एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, यानी कि ऑर्थोपीडिक्स, ओके। 2 ऑर्थोपीडिक्स हैं और आप अपने घर में दादी माँ को लेके गए, पहले एक डॉक्टर के पास आप गए, आपने दादी माँ को उनको दिखाया, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखे, ठीक है भाई जाइए ये टेस्ट करा लीजिए। आपने कहा कि अरे सर मुझे तो पता ही था कि ये सब टेस्ट कराने रहेंगे तो मैं करा के आया हूं, ओके। उसके बाद उन्होंने दादी माँ को देखा, हाँ ठीक है देख लेते हैं, घुटने उठने का ऑपरेशन करना पड़ सकता है, आपको जब मर्जी आप हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। दूसरा आप डॉक्टर्स के पास गए, आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, किसी ने कहा कि अरे एक बार इस डॉक्टर से भी मिल लेना जरा सा, इन्होंने भी कहा टेस्ट वगैरह करा लो, आपने कहा कि अरे सर मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट्स एकदम रेडी हैं। अब उन्होंने दादी माँ से थोड़ी बातचीत करनी चालू की, तो दादी माँ आपको क्या चलने में दिक्कत होती है या सिर्फ बैठने उठने में दिक्कत होती है? क्या ये दिक्कत अभी से शुरू हुई है या बहुत पहले से थी? हो सकता है कि उस डॉक्टर को दादी माँ के चलने फिरने हाव भाव से समझ में आ गया हो कि क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिर भी इतनी बातचीत करने से व्हाट इज दिस पर्सन ट्राइंग टू डू? बिल्ड अप अ रिलेशनशिप। अब वो दादी माँ से पूछ रहे हैं कि दादी माँ आप बताइए कि आप क्या ऑपरेशन कराने में कंफर्टेबल हैं या फिर हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए? अगर वो कहती है हाँ भाई ऑपरेशन कराने में कंफर्टेबल है, ठीक है, आप अपने हिसाब से डेट्स बता दीजिए, फिर हम लोग हॉस्पिटल से क्रॉस चेक। यहां पे उन्होंने क्या कहा कि हम लोग हॉस्पिटल से क्रॉस चेक कर लेंगे। पहले डॉक्टर ने क्या कहा, आप डेट वेट समझ लीजिए हॉस्पिटल से, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले पेशेंट को प्रायोरिटी दी कि आप अपनी डेट्स सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग हॉस्पिटल में चेक करेंगे कि वेदर अवेलेबिलिटी इज देयर और नॉट। So who is trying to be a better person here? Doctor, another doctor, Dr. B, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का भले ही ये बुद्धि जो है, जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वो सेम है,
लेकिन फर्क कहां पे आ रहा है? इमोशनल क्वोशंट पे। दूसरे वाले जो डॉक्टर है, ही इज ट्राइंग टू बी मोर फेमिलियर विथ द पेशेंट, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप विद द पेशेंट। कल को अगर पूछा जाए कि आप किसके पास इलाज कराएंगी, तो आपकी दादी माँ खुद ही कहेंगी कि भाई दूसरे वाले के पास चलना, उनसे बात करके मुझे काफी कंफर्ट आया। ठीक है, तो दैट इज द रोल दैट योर इमोशनल क्वोशंट plays, and that is why the institute wants you to understand the importance of emotional quotient in life. No matter where you are, no matter how many degrees you achieve, no matter कि आपका कितने का पैकेज लग गया हो, no matter, लेकिन what's most important is what kind of a person you are and how you tackle your relationships. इमोशनल इंटेलिजेंस अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस एट स्कूल और वर्क। हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे आसपास के रिश्तों को और हमारे काम को इफेक्ट करता है। दूसरा, योर फिजिकल हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अनेबल टू मैनेज योर इमोशंस, यू आर प्रोबेबली नॉट मैनेजिंग योर स्ट्रेस ईदर। और स्ट्रेस के ऊपर कितनी बीमारियां टिकी हुई हैं, इस पे तो हम लोगों को डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए। आधे से ज्यादा बीमारियां तो स्ट्रेस से ही होती हैं। सो दिस कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। यहां पे तो साफ लिखा है कि भाई ज्यादा स्ट्रेस रहोगे तो स्ट्रोक ही आ जाना, हार्ट अटैक आ जाना है। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज योर मेंटल हेल्थ। नाउअडेज यू मस्ट बी सीइंग दैट most organizations, advertisements, and even people around us are focusing on mental health a lot. Earlier mental health was not discussed so much, although जो लोग mentally अनहेल्दी होते थे या मेंटली अनस्टेबल होते थे, उन्हें लोग बस कहते थे कि अरे यार इसका तो दिमाग ही खराब रहता है, अरे यार ये तो पागल ही बना देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम किसी की मेंटल हेल्थ को सीधे सीधे जज कर रहे हैं। बट आज की डेट में मेंटल हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। अगर आप इमोशनली वेल रहेंगे, अगर आप अपना इमोशनल क्वोशंट स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपके आसपास के लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अनकंट्रोल्ड इमोशन कैन स्ट्रेस and can also impact your mental health, making you vulnerable to anxiety and depression. बहुत कॉमन है आज की डेट में। तो भाई मम्मी जरा सा अगर मूवी जाने को भी मना कर दे तो कमरे में बैठ के बच्चे कहते थे हमें डिप्रेशन हो जाएगा, इस कमरे में रहते रहते मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। ना तो ऐसा सोचो कि तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, और ना तो अपने आप को इतना ज्यादा वनरेबल समझो टू डिप्रेशन। बट येस, इफ यू फील that you need some help regarding mental health, so you should definitely have one. जैसे हम लोग को छोटा सा सर्दी बुखार जुखाम ये सब भी होता है तो भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं अपने इमोशंस या अपने मेंटल बैलेंस को नहीं हैंडल कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो यू कैन कंसल्ट काउंसलर्स जो कि मेंटल हेल्थ के लिए काम करते हैं। Next, it is very important for your relationships. We have already discussed कि कैसे relationships के लिए इतना important है कि आपकी mental health हमेशा balanced रहे, आपका emotional quotient strong रहे। आपको पता है emotional quotient पे मैं आपको सबसे latest example देती हूँ। Mr. Ratan Tata has recently funded a startup which is I think owned by one of his trainees or interns, Mr. Naidu. I don't remember the first name, but definitely his last name is Naidu. And with this, Ratan Tata has given the message to invest in emotional intelligence. Ratan Tata has given the statement that people do not know how it feels to be lonely, and this startup is going to help the senior citizens जो अकेले रह जाते हैं या अकेले पढ़ते हैं to tackle with their emotions, and also going to provide, जैसे हमारे यहाँ लोग आते हैं ना भाई काम करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वैसे ही यंगस्टर्स सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्या? सीनियर्स को कंपेनियनशिप की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो आज की डेट में इमोशनल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना ज्यादा आप अपनी पढ़ाई लिखाई और कहते हैं ना कि एग्जाम्स के लिए मेहनत कर रहे हो, उतना ही मेहनत कीजिएगा आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए और अपना इमोशनल क्वोशंट डेवलप करने के लिए। सो इमोशनल क्वोशंट अगर बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही स्ट्रेट टू वर्ड्स में मैं आपसे कहूं तो वो क्या है? खुद को समझना और दूसरों को समझना।
So concludingly, business ethics is important to practice good ethical behavior. One of the most formidable challenges is avoiding immoral management and transitioning from an amoral to a moral management mode of leadership, behavior, decision making, policies and practices. ठीक है, तो ये सारी चीजें वैसे भी आपके बिजनेस एथिक्स का पार्ट है, ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे नहीं डिस्कशन करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं. तो आज की डेट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर मॉरली वेल, ठीक है, that you are emotionally well and that you take care of your relationship with yourself and with people around you. So that's my discussion on emotional intelligence. I hope कि आपको इसकी importance समझ में आई है और आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया है. हम लोग मिलेंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में. Till then, take care. Thank you. Bye bye.